स्टार्ट करते हैं, कल के आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन चला रहे थे पिछली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, बहुत बच्चे खुश हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने जो है एक क्वेश्चन किया है कि यूट्यूब में आपने जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका बताया था, वो दोबारा बता देते। तो आपको पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, पहले अपन जो है बच्चों की डिमांड पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका बता देते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है। बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सब निकाल सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2। सो फॉर्मूला एन जो इलेक्ट्रॉन होता है लेस देन 14 और ग्रेटर देन 14 के लिए अलग अलग होता है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो ये नहीं था यार, बंद करो इसको ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? 1/2 2 2 2 2 6 6। बहुत सिंपल सा तरीका। मतलब आप एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 2-3 क्लास में पढ़ते हो। 2-3 क्लास में पढ़ने के बाद अपने को क्या रिजल्ट आता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अपन इसमें क्या करते हैं 2 मिनट में, और 2 मिनट में क्या 30 सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा देंगे आपको, ओनली 30 सेकंड। तो ये आप ऐसे रट लीजिए 1/2 2 2 2 2 6 6। ठीक है, ये जो 2 2 है आपको एक मैट्रिक्स टाइप दिया गया है। ये आपको एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। लाइक जैसे मान लीजिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितने होते हैं? 14। तो 14 को फिल कर दीजिए। कैसे 14 को फिल करेंगे? 2 फिल किए, फिर 2 फिल किए, फिर 2 फिर 2, कितना हो गया? 8। कितना बचा? 6। लास्ट में 0 पुट कर दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? लास्ट का डिफरेंस बाई 2, लास्ट का डिफरेंस बाई 2 कर दीजिए। ये बंद कर दो। लास्ट का डिफरेंस बाई 2 यानी कि 6 - 0/2 = 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3। क्लियर? कोई भी हो, कोई भी, लाइक N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करेंगे? कितने हैं? 13। कोई बात नहीं, देखो 1/2 2 2 2 2 8 हो गए बच्चे। कितने? 5 0। क्या हो गया है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 5 - 0/2 2.5। लो, क्लियर? और देखो, सपोज O2 2- इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 16 और 2 18। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 2 2 2 2 6। कितना हो गया? चेक करो, 8 6 14 14 और ये हो गया आपका 4। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 6 - 4/2। ये लो, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। लाइक N2- कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 15 2 2 2 2। दिस इज 6 - 1/2 = 2.5। कभी कभी क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, लाइक 2.5 और एक N2 प्लस का भी 2.5 आया था। देखिए, अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अब कभी कहा जाए कि NN बॉन्ड लेंथ निकालिए या N2 + N2- की स्टेबिलिटी बताइए, तो सिंपल देखो क्या होते हैं कि इधर वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो हमेशा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और N2- में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। यानी N2- इज लेस स्टेबल देन N2+, यानी N2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है यानी बॉन्ड लेंथ कम है। क्या भाई, कहानी क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर क्लियर? चलिए, तो अब अपने चैप्टर में फिर से वापस आते हैं। अच्छा, एक बात और समझें, कभी कभी क्या होता है कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन पूछ लेता है। जेईई मेन में यही सब पूछता है भाई, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, ये केमिकल बॉन्डिंग का फेवरेट है जेईई मेन का, और इसी से क्वेश्चन आता है। कभी आपको पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन का सम क्या आ जाए? इवन, तो डाया, और इलेक्ट्रॉन का सम ऑड तो पैरा। क्लियर? बस ध्यान रखना है कि 10 और 16 ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस हैं। तो यानी 10 और 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लगता है कि क्या होना चाहिए? डाया, लेकिन ये हो जाते हैं पैरा। बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। क्लियर? पैरामैग्नेटिक। क्लियर? चलिए फिर अपने चैप्टर में आ जाते हैं।
तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वेपर डेंसिटी से कैसे कैसे हम लोग जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं ये आपको बताया गया। अब इसके आगे बात करते हैं कि भाई ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की अगर बात करें कि यार ये क्या है, सो बात जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसा समझ लो कि मेंस और एडवांस दोनों में इससे क्वेश्चन आता है। अब बहुत आसान होता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम, सपोज ए और बी में इक्विलिब्रियम है। अगर ये इक्विलिब्रियम है और इसको अगर अपन ने डिस्टर्ब किया, ध्यान से, अगर इसको अपन ने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने से क्या होता है, उस रिएक्शन की टेंडेंसी हो जाती है कि दोबारा इक्विलिब्रियम में आए। अच्छा, दोबारा इक्विलिब्रियम में आएगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड या फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ईटीसी, देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन वेयर द अप्लाइड चेंज इज नलिफाइड। मतलब जो आप चेंज करते हो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो देखो ये बात समझ में आ रही है। अगर हम कहे कि इसका डेल एच सपोज ग्रेटर देन 0 है, डेल एच क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर डेल एच ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होगा कि हीट यहां एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो एक बात और समझिएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ना तो प्रेशर पर डिपेंड करता है, ना वो वॉल्यूम पे, ना कंसंट्रेशन पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो और टेम्परेचर का वेरिएशन ये ध्यान रखिएगा कि लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू डेल एच बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस T2। ये टेम्परेचर का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन है कि अगर T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब देखिए, अब पहला नंबर अपन पढ़ेंगे फर्स्ट कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, तो कोई भी रिएक्शन लिख लीजिए। लाइक अपन ने 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है? तो ध्यान सुनो, सिंपल। जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझते हैं, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, जो टूट रहा है। तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। दिमाग लगाओ, अगर टूटना है तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। यानी ये आप देखो, ये डिकम्पोजिशन है क्योंकि ये अमोनिया क्या कर रहा है, टूट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब डेल एच का वैल्यू हो गया पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर अपन ने कहा कि जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंडोथर्मिक, इसका मतलब जनरली लगाया गया, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। अब लोचा क्या है कि भाई अपने को समझ में आया कि भाई ऐसा है क्या कि कुछ ऐसे रिएक्शन होती हैं जो डिकम्पोजिशन होती हैं लेकिन एंडोथर्मिक नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, इसलिए जनरली लगाया गया है। देखिए इधर आपको समझा देते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ये सब ने रिएक्शन देखी होगी क्या भाई, सबने रिएक्शन देखी होगी, बुकों में आपको सब रिएक्शन मिलेगी। आप ये सोचो कि यार ये जो रिएक्शन लिखी है ये होती भी है कि नहीं होती। नेचर में अगर अपन बात करें कि नेचर में रिएक्शन होती है कि नहीं होती, तो ध्यान सुनिएगा। होता क्या है कि अगर हम एयर में बात करें तो एयर में कितना परसेंट N2 होता है, कितना परसेंट O2 होता है, सबको पता होगा, तो अब 8वीं क्लास से पढ़ाया जाता है।
तो नेचर में लगभग अगर अप्रॉक्स करके बात करें तो 20% O2 होता है और 80% N2 होता है। अगर 20% O2 है और 80% N2 है तो लिमिटिंग कौन हो गया? लिमिटिंग कौन हो गया? O2। अगर सोचो, अगर लिमिटिंग O2 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिएक्शन नेचर में होती तो आज हम सब लोग लाइव क्लास नहीं पढ़ रहे होते, या पढ़ रहे होते अगर बाई चांस तो बगल में एक सिलेंडर होता ऑक्सीजन का, मुंह में मास्क लगा होता सिलेंडर वाला, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो आप जिंदा रह नहीं सकते। इसका मतलब ये रिएक्शन नेचर में नहीं होती, ठीक है भाई, क्योंकि अपन तो आराम से बैठे हैं, इसका मतलब रिएक्शन नेचर में नहीं होती। अच्छा, अगर रिएक्शन नेचर में नहीं होती तो लिखी तो है, इसका मतलब कहीं तो होती होगी। इस रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए मात्र 3000 केल्विन। कितना टेम्परेचर चाहिए? 3000 केल्विन। 3000 केल्विन। अच्छा सोचो, अगर नेचर में हो गई, ये कब होगी? जब 3000 केल्विन टेम्परेचर होगा। अबे 50 डिग्री टेम्परेचर में तो हाहाकार मच जाता है, गर्मी गर्मी गर्मी, और 3000 पे तो वैसे सब मामला क्या हो जाएगा? फिनिश। तो इसका मतलब ये नेचर में तो कभी नहीं होगी। अच्छा, नेचर में नहीं होगी तो फिर होती कहाँ है भाई? ये तो पता चले। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, ये रिएक्शन तब होती है जब इंद्र भगवान चाहते हैं। कब होती है? जब इंद्र भगवान चाहते। अब ये कोई इंद्र भगवान ये रिएक्शन क्यों चाहेंगे? ये है, जब आप देखे होगे बारिश होती है, पानी बरसता है, तो देखे होगे बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तब जाके रिएक्शन होती है, लाइटनिंग बोलते हैं इसको। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन नेचर में नहीं होती। इसका मतलब 3000 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है। अगर 3000 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, सपोज 3000 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, तो अगर 3000 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या ये रिएक्शन एक प्रकार से एंडोथर्मिक होगी? इसका मतलब 3000 केल्विन तो अपन टेम्परेचर क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर देंगे। तो जब अपन इसमें टेम्परेचर देंगे तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। अच्छा, एंडो, इसका मतलब इसका जो डेल एच है वो ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि 2NO से N2 प्लस O2 बनाओ, तो क्या ये रिएक्शन उल्टी हो गई? तो इसका डेल एच क्या हो गया? निगेटिव, एक्सोथर्मिक हो गई। अच्छा, ये है तो डिकम्पोजिशन, समझो, है तो डिकम्पोजिशन लेकिन एक्सोथर्मिक है। इसको क्या करना है? याद रखना है, रटना है। अच्छा, एक और रिएक्शन है 2O3 से 3O2, ओजोन का डिकम्पोजिशन, और ये भी रिएक्शन ध्यान रखिएगा क्या होती है? एक्सोथर्मिक। ये दो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन एक्सोथर्मिक है। याद रखना है, आईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि दो रिएक्शन डिकम्पोजिशन होने के बावजूद भी ये एक्सोथर्मिक है। ओके, वापस आते हैं। अब देखो, अगर अपन ये कहें कि log K2 by K1 इक्वल टू 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2, चेक करो, क्लियर? सॉरी, डेल एच बाई 2.303 R। ओके, ये रिएक्शन है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि डेल एच क्या है इसका? पॉजिटिव। ध्यान सुनिएगा, अगर अपन ये कहें कि T2 ग्रेटर देन T1 है, T2 क्या है? ग्रेटर देन T1, डेल एच पॉजिटिव। ध्यान सुनिएगा भाई, डेल एच पॉजिटिव है, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो क्या ये T2 माइनस T1 बाई T1 T2 है? तो ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, चेक करो। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब log K2 बाई K1 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर log K2 बाई K1 का पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब K2 बाई K1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। भाई K2 बाई K1 का वैल्यू अगर log 1 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या K2 बाई K1 का वैल्यू 1 से बड़ा, इसका मतलब K2 का वैल्यू K1 से बड़ा। चेक करें, यानी क्या समझे इससे कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। अच्छा, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा, इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। क्या भाई क्लियर हो गया? यानी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ endothermic reaction on increasing the temperature reaction proceeds in forward direction and equilibrium constant will increase। क्या भाई कहानी क्लियर होगी?
एंडोथर्मिक। अच्छा सोचो, अगर रिएक्शन एक्सो होती, अगर रिएक्शन क्या होती, एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती आराम से, तो log K2/K1 इक्वल टू डेल एच बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर करें, डेल एच क्या है, निगेटिव, T2 क्या है, T1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी तो हुई पॉजिटिव। चेक करो भाई, ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, निगेटिव, यानी राइट साइड वाला टर्म क्या आ रहा है, निगेटिव, तो लेफ्ट वाला भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। यानी क्या K2/K1 का वैल्यू, इसका मतलब K2 का वैल्यू लेस देन K1। चेक करें, अगर K2 का वैल्यू लेस देन K1 होना चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड। यानी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है, बहुत आसान सा है। अच्छा ये तो हो गया सेट मेथड कि भाई ऐसे ऐसे होता है। अब इसमें क्या है कि अपन इसमें एक जो है देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद रहा ना रहा, तो उससे दूसरा तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं CKM। CKM का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्लिक करो मेथड। क्योंकि पहले क्या था, गोला भरो मेथड, अब तो आपको गोला भरना नहीं है, अब तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो क्लिक करो मेथड। क्लिक करो मेथड क्या है, एक लाइन में देखना, N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। सपोज ये रिएक्शन है, टेम्परेचर का इफेक्ट अगर आपको खोजना है तो सबसे पहला काम पता है क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि एक्सो है कि एंडो है। अच्छा एक्सो है कि एंडो है, कि उसके बिना तो आप इसमें आंसर नहीं ला सकते। अच्छा दूसरी बात, एक्सो एंडो अगर आप बात कर रहे हो, दूसरी क्या करना है कि एक्सो एंडो से आप पता कर सकते हो कि हीट रिलीज होगी कि हीट ऐड होगी। तो आप ये देखो, सिंपल कुछ मत किया करो, सिंपल ये देखो कि हीट कहां लिखना है, कहां हीट देनी पड़ेगी, बस ऐसे देख लो, वो ऐसे दिख जाएगा देखने से ही। बताओ हीट कहां दें, रिएक्टेंट साइड देनी पड़ेगी या प्रोडक्ट साइड, कैसे देखोगे, जहां टूट रहा है, जो टूट रहा है वो बिना हीट खाए टूटा नहीं होगा, गारंटी 100%। अगर टूट रहा है, एक दो एक्सेप्शनल केस को छोड़ के, ठीक है, अगर टूट रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि हीट अपने को क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो खुद ही देख के बताओ, हीट रिएक्टेंट को मिलेगी या प्रोडक्ट को मिलेगी, जल्दी। क्या ये यहां टूट रहा है, इसका मतलब हीट ये खा रहा होगा। क्लियर है क्या भाई, बात क्लियर हो रही, हीट ये खा रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सपोज हमने कहा भाई टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन का डायरेक्शन चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि कुछ भी इफेक्ट करोगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पे उसका इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे ऐसे, वैसे होता तो नहीं है लेकिन ऐसे ही कॉमन सेंस की बात करें, तुमसे कहा जाए रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ हीट जुड़ी है, तो टेम्परेचर ज्यादा कहां होगा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। ऐसे समझने के लिए होता है, ऐसा नहीं है, कंटेनर का टेम्परेचर एक होता है, बट समझने के लिए रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या प्रोडक्ट साइड का, कहां होना चाहिए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट। क्यों, अबे जहां हीट होगी वहीं तो टेम्परेचर है भाई, जहां हीट वहां टेम्परेचर, हीट ही तो टेम्परेचर है, तो जिस साइड हीट है वहां ये टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर। अच्छा देखो, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अपने एकदम फील आया, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन वहां होगी जहां टेम्परेचर कम हो। क्यों, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अपोज करना है, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा, वहां रिएक्शन होगी जहां टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो टेम्परेचर बढ़ाए, बताओ कहां होगी रिएक्शन, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, टेम्परेचर कहां कम है, जहां हीट नहीं है, इसका मतलब कहां होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। चेक करो, अगर मान लीजिए, देखिए मतलब बिना कागज कलम चलाए आपका आंसर आना चाहिए, तभी तो सीखे। PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, हीट लिख दो, हीट लिख दो, देखते ही हीट लिख दो, ये अपन ने हीट लिख दिया, हीट लिखना आना चाहिए। अब बोले टेम्परेचर को बढ़ा दो, देखो टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को बढ़ाओ, रिएक्शन कहां होगी, जहां टेम्परेचर कम हो, बताओ खुद ही दिमाग लगाओ, कहां होगी, क्या भाई बात समझ में आई, तो ये
थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हुआ? क्लियर? देख लीजिए, वो बहुत सारे हैं, चाहे जितने लिख लो, जैसे सी ग्रेफाइट से सी डायमंड। अब सी ग्रेफाइट से सी डायमंड लिख दिया। अब आपको देखना है कि भाई हीट कहाँ, ये तो दोनों सॉलिड हैं, टूट तो रहा नहीं कुछ। इसमें अपने को क्या पता होना चाहिए? इसमें पता होना चाहिए कि स्टेबल कौन है। अगर अपने को ये पता चल जाए कि स्टेबल कौन है तो आइडिया लग गया। बताओ, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है? ग्रेफाइट या डायमंड? अच्छा, पता क्या होता है इसमें? एक थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने बहुत सुना होगा, हीरे को केवल हीरा ही काट सकता है। ऐसे गांव में तो ऐसे फर्जी फर्जी दादी जो नानी होती है ना, दादी एंड नानी, ये जो है गलत गलत कहानियां सुना देती हैं बच्चों को। तो क्या करते हैं कि जो बेटा जो हीरा जो होता है ना, उसको जो काटते हैं ना, जिससे आरी से काटते हैं, उसमें भी हीरा लगा होता है। सब फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जीवाड़ा। ठीक है, होता कुछ नहीं है ऐसा। ग्रेफाइट और डायमंड में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सी जो ग्रेफाइट है, ध्यान रखना नहीं गलत कर दोगे, सी डायमंड से ज्यादा स्टेबल होता है। ये याद रखना, नहीं सब गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायमंड से ज्यादा होती है। अगर ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी डायमंड से ज्यादा होती है तो कोई भी स्टेबल है वो क्या अनस्टेबल में जाना चाहेगा? सोच के देखो, अगर कोई स्टेबल है वो अनस्टेबल में अपने आप तो नहीं जाना चाहेगा। अपने आप नहीं जाना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को? मान लो स्टेबल है, उसको अनस्टेबल में ले जाना है। अगर स्टेबल को अनस्टेबल में ले जाना है तो अपने आप तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या, वो उसको हीट देनी पड़ेगी। तो यहां हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्टेबल है तो उसको हीट दे के आप अनस्टेबल बना सकते हो, अपने आप नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हो गया। अब खत्म, एक बार आपने हीट लिख दिया, टेम्परेचर काम खत्म। सीधा क्या कहेंगे कि टेम्परेचर को घटाना है। बताओ डायरेक्शन। टेम्परेचर को घटाना है तो रिएक्शन कहां होगी? जहां टेम्परेचर, जल्दी बोलो, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो। तो कहां होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? जल्दी बोलो। बैकवर्ड होगी भाई। क्या कहानी क्लियर हुई? अगर इसी तरह पी व्हाइट और पी रेड की बात करें, पी व्हाइट और पी रेड, अब इसमें भी देखो, इसमें भी लो चाहिए। सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। क्या होता है ना, मास्टर दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, दो क्वालिटी होती है मास्टरों की। एक होता है कि मास्टर वही पढ़ाता है जो उसे आता है, मास्टर वही पढ़ाता है जो उसे आता है। लेकिन यहाँ मोशन में हम लोग वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। हमारे को मतलब नहीं है कि हमें कितना आता है उससे तुम्हारे को क्या लेना देना। अपन वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। तो ना ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन पे दम है। तो पी व्हाइट और पी रेड, अगर ये देखा जाए कि यार पी व्हाइट और पी रेड में स्टेबल कौन है। अच्छा, फिर एक बात, अगर अपन जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, अगर उन्होंने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बताया होगा कि मोस्ट स्टेबल पी व्हाइट है। अगर याद ना हो तो नोट्स पर लट के देख लेना। तो मोस्ट उसमें होता है मोस्ट स्टेबल। एक्चुअली में क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसमें लिखा सब होता है डिफिनीशन में, लेकिन कोई उसमें स्ट्रेस देता नहीं। जैसे उसमें लिखा होता है कि मोस्ट, थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें, उसमें लिखा होता है मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म। दो टर्म है, मोस्ट स्टेबल, कॉमन अकरिंग। तो यहां पे क्या होता है, जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर मोस्ट स्टेबल नहीं होता, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कॉमन अकरिंग, नेचर में ज्यादा पाया जाने वाला, जिसकी एबंडेंस क्या हो, ज्यादा हो। अच्छा एक बात हो, बहुत स्टेबल है, क्या है, बहुत स्टेबल, लेकिन महंगा बहुत है। अबे तो महंगा बहुत है तो लाओगे कहां से? अगर नेचर में है ही नहीं तो आप कहां से लाओगे? तो ये जो पी व्हाइट है ये मोस्ट स्टेबल कैटेगरी में नहीं है, ये कॉमन अकरिंग फॉर्म में। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ब्लैक फास्फोरस।
फिर होता है आपका रेड फास्फोरस, और सबसे लास्ट में होता है व्हाइट। यानी ऐसे सोचो कि जिसको हम सबसे ज्यादा स्टेबल मानते हैं वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। ध्यान रखना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर पी व्हाइट पी रेड, तो स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? रेड। तो अनस्टेबल जब स्टेबल में जाएगा तो बताओ एनर्जी लेगा या एनर्जी रिलीज करेगा? कोई भी चीज अनस्टेबल जब स्टेबल में जाता है, स्टेबल देखो क्या होता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है? इनवर्स। अच्छा बोले कि इनवर्स कैसे है? बहुत आसान है, सिंपल। जैसे अपने को तुम लोग जो क्लास कर रहे हो, तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग स्टेबल हो अनस्टेबल हो, फील करो कि स्टेबल हो कि अनस्टेबल, तो क्या जवाब आएगा? कुछ लोग जो थोड़ा कम सेंस रखते हैं वो कहेंगे कि यार हम तो स्टेबल है। नहीं बेटा, आप क्या हो? अनस्टेबल हो। अनस्टेबल कैसे हो? अभी तुमसे कहा जाए 50 किलोमीटर साइकिल चला के आओ, खट से साइकिल उठाओगे 50 किलोमीटर वापस, ठीक है, इधर उधर भाग रहे हो। इसका मतलब आपकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है ना, इसका मतलब स्टेबिलिटी आपकी कम है। अच्छा और सोचो, मान लो सपोज उम्र हो गई 60 साल, कितनी हो गई? 60 साल। तुमसे कहा जाए साइकिल उठाओ 50 किलोमीटर चला आओ, बताओ 60 साल का आदमी 50 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, 2 किलोमीटर बाद तो हाँ उसकी सांस फूल जाएगी। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी मोड में जा रहा है। क्यों? एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही। अच्छा एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा, कंप्लीट स्टेबल। सोचो कंप्लीट स्टेबल मतलब समझ गए? ठीक गया। अच्छा एनर्जी बोलो अब क्या है उसकी? जीरो। यानी स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन इनवर्स होता है। यानी यहां पे हम कहेंगे ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो ज्यादा एनर्जी जब कम एनर्जी में जा रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, यानी हीट यहां आएगी। ये देखिए, बस काम खत्म हो गया। अब बोले टेम्परेचर को घटा दो, बताओ डायरेक्शन बोलो। टेम्परेचर को घटाने से डायरेक्शन बोलो क्या होगा? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये लो भाई, क्या भाई कहानी समझ में आई? टेम्परेचर का रोल क्लियर हो गया। चलिए टेम्परेचर के रोल के बाद सेकेंड नंबर आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? सपोज PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है। क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है, इसका N3 मोल है, कंटेनर का वॉल्यूम V है, क्या इसका कंसंट्रेशन हो गया? अच्छा यहां से आप Kc निकालिएगा, Kc आएगा N2/V N3/V बाई N1/V, यानी ये आएगा N2N3/N1V। ये क्या है? Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अपन क्या करते हैं, सपोज कि अपन ने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। अच्छा अगर अपन ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अगर अपन ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो सोचो टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे। ध्यान रखना, जब भी टेम्परेचर के अलावा वॉल्यूम का इफेक्ट, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट होगा तो हम क्या मानेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो अपने आप वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, अपने आप वॉल्यूम कम हो गया। चेक करो तो क्या होता है? एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट QC। रिएक्शन कोएफिशिएंट QC, QC और Kc में डिफरेंस क्या है? देखो जैसे हम Kc लिखते हैं, QC भी एग्जैक्टली वैसे लिखते हैं। PCl3 Cl2 कंसंट्रेशन, PCl5 कंसंट्रेशन, ये QC है। अच्छा Kc भी ये लिखते हैं, Kc के लिखने का तरीका भी है। डिफरेंस क्या है? Kc को आप इक्विलिब्रियम पर ही लिख सकते हैं
और QC आप एट एनी टाइम, कुछ भी हो, किसी भी टाइम आप QC लिख सकते हैं। अच्छा, हर QC चाहता है कि वो KC हो जाए। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन चाहती है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हर QC चाहता है कि वो KC हो जाए। तो आपको अगर कभी डायरेक्शन चेक करना हो कि बैकवर्ड होगी कि फॉरवर्ड होगी, तो QC निकाल लो और देख लो कि भाई KC से रिलेशन क्या है। इफ QC लेस देन KC, सपोज इफ QC लेस देन KC, यानी QC कम है, तो बताओ QC अपने आप को बढ़ाएगा या घटाएगा? दिमाग लगाओ, QC कम है ना भाई, तो QC क्या चाहेगा कि बढ़ जाए। अच्छा, बढ़ेगा कब? जब ये बढ़ेगा और ये घटेगा। अच्छा, ये बढ़ेगा कब? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी QC लेस देन KC, देन रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। QC ग्रेटर देन KC, अगर QC का वैल्यू ज्यादा है तो QC चाहेगा घट जाए। अच्छा, घटेगा कब? जब ये कम हो जाए। ये कम होने का मतलब रिएक्शन कहां गई? बैकवर्ड। अच्छा, अगर QC इक्वल टू KC है तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा, नो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। क्लियर? एक तो तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप QC लिख दिए और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक तरीका सुनना। देखो, ये एक है, एक ये है, एक ये है, क्या इसमें 3 कॉर्नर है? दिख गया? तो यार बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जिसकी तरफ जो 2 हैं उसकी तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो गई। तो QC लेस देन KC, ये 2 हैं तो आगे चली गई। यहां देखो, बैकवर्ड आ गई। बस कंडीशन है QC पहले लिखना, ऐसा नहीं KC लेस देन QC लिख दिया, सब गलत हो गया। इसलिए आप देख लो, कहानी क्लियर हुई कि भाई ये अपने रिएक्शन क्वेश्चन से। अब ध्यान से, जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। तो अपना क्वेश्चन ये था कि हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। अच्छा, रिएक्शन जब अपने प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। तो जो QC आप निकालोगे, QC वो कैसे लिखोगे? देखो, N2N3/N1, इसका तो कुछ नहीं हुआ, वॉल्यूम कम हो गया तो V माइनस डेल्टा V हो गया वॉल्यूम। अब ये QC है और ये KC है। अब QC KC में कंपेयर करो, कौन बड़ा है चेक करो, बोलो बड़ा कौन है? QC बड़ा है या KC बड़ा है? चेक करो, QC ग्रेटर देन KC है। चेक करो, अगर QC ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन कहां जाएगी? ये देखो, बैकवर्ड। चेक कर लो, हो गया? अभी और करते हैं, अभी तो बहुत बाकी है। अब देखना, PCl5 गैस gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन है। अभी हमने इसी रिएक्शन में बोला कि प्रेशर बढ़ाने से, हमने ये दिखाया कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ गई? बैकवर्ड। ये आपको इतना सब ड्रामा करना नहीं है, वो तो समझने के लिए था कि भाई ऐसा हो गया। अब आपको करना क्या है? CKM क्या है इसका? क्लिक करो, मेथड क्या है, बहुत आसान है। जैसे हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। अच्छा, आपने अगर प्रेशर बढ़ाया तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता था कि भाई अपोज करना है, जो भी करोगे उसका अपोज। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां होनी चाहिए? जहां प्रेशर कम हो। भाई प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां होनी चाहिए जहां प्रेशर क्या हो? कम हो। अच्छा देखो, कम कैसे देखना है, ध्यान सुनिएगा। यहां पे क्या गैस है? 2 और यहां है 1। तो ऑब्वियसली जहां ज्यादा गैस होगी वहां ज्यादा प्रेशर होगा, जहां कम गैस है वहां कम प्रेशर है। यानी प्रेशर बढ़ाने से, ध्यान सुनिएगा स्टेटमेंट, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां होगी जहां सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस कम होगा। क्लियर? यानी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन वेयर द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस इज लेस। यानी गैस, केवल गैस, सॉलिड लिक्विड होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। गैस का देख लो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, यहां 2 है यहां 1 है। प्रेशर बढ़ा रहे हो, रिएक्शन कहां गई? बैकवर्ड। प्रेशर घटा देते, उल्टा। अगर मान लो आपने प्रेशर घटा दिया तो रिएक्शन कहां जाती? जहां सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैस क्या होता? ज्यादा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती। क्या कहानी क्लियर हो गई? अच्छा, इफ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो, इफ डेल्टा Ng इफेक्टिव डेल्टा Ng क्या हो? 0, ठीक है। देन क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर।
Clear? Equilibrium is independent of pressure. Clear? यानी कि प्रेशर का उसमें कोई रोल नहीं होगा. क्या भाई का क्लियर? अगर डेल्टा एन जी जीरो है. सपोज रिएक्शन लिखें 2HI गैस, H2 गैस, I2 गैस. क्लियर? क्वेश्चन देखना भैया, बढ़िया क्वेश्चन. ठीक है, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम if pressure is increased, ठीक है, then select the correct statements. A part H2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, HI कंसंट्रेशन घट जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होगी, I2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. चेक करते हैं ध्यान से. ये एक काम करते हैं, थोड़ा सेफ साइड गेम के लिए इसमें नन डाल देते हैं, जिससे लगे कि हाँ यार आंसर जो है यही होगा. देखिए ये रिएक्शन है, डेल्टा एन जी क्या है इसका? जीरो. आपको बताया गया कि अगर रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है तो रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. यानी जब रिएक्शन में आप प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन कंडीशन में प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बताओ आंसर क्या होगा? जब रिएक्शन ही नहीं हुई ऐसा लग रहा. ध्यान रखना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा तो मैक्सिमम जनता क्या टिक करेगी? नन. इसलिए नन लिखा गया है. क्यों? अरे भाई जब डेल्टा एन जी जीरो है तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है. प्रेशर का इफेक्ट नहीं है तो ना तो रिएक्शन बैकवर्ड हुई ना फॉरवर्ड हुई. जब ना रिएक्शन बैकवर्ड हुई ना फॉरवर्ड हुई तो भाई कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा? लॉजिकल है, समझ में भी आ रहा है इसमें गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है? जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ. नो, क्योंकि ये डेल्टा एन जी जीरो है, रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. ना तो ये फॉरवर्ड गई ना बैकवर्ड गई. इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में रहेगी. क्लियर? लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, तो क्या वॉल्यूम घट गया? चेक करो. प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया. अच्छा, प्रेशर के बढ़ाने से अगर वॉल्यूम कम हो गया, अबे तो वॉल्यूम कम हो गया तो रिएक्शन तो गई नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो मोल तो उतने ही है और वॉल्यूम कम हो गया है तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कम हुआ तो कंसंट्रेशन तो बढ़ गया ना भाई. अच्छा, किसका बढ़ा? अरे भाई सबका बढ़ा, क्योंकि सबके लिए वॉल्यूम बढ़ा है, सबका मोल फिक्स है, इसका मतलब सबका कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है. तो एक आंसर ये होगा, बस सिंगल होगा. पहले समझ में आया कि नहीं? क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घट गया और मोल्स तो उतने ही थे और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कम हो गया तो कंसंट्रेशन राइज कर गया. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए होगा, नन नहीं होगा. ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है जेईई मेन के लिए. अगला क्वेश्चन, सपोज PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas. ये रिएक्शन है. एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज डिक्रीज्ड, देन select the
करेक्ट स्टेटमेंट्स, ए पार्ट। PCl5 कंसंट्रेशन घटेगा, PCl3 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बढ़ेगी, एंड डी पार्ट प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 अल्फा घटेगा, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अपने 4 ऑप्शन है। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन पे फोकस रखना है आपको। PCl5 gives PCl3Cl2, कह रहा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज डिक्रीज्ड। इक्विलिब्रियम था, उस पे अपन ने प्रेशर को घटा दिया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि डेल्टा Ng तो जीरो यहां है नहीं। अगर डेल्टा Ng जीरो नहीं है तो आप समझो कि अगर डेल्टा Ng जीरो नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन तो शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, एक डायरेक्शन तो आएगी। अच्छा, कौन सी डायरेक्शन आएगी? प्रेशर हमने घटाया है, तो प्रेशर घटाया तो क्या बताया था, ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या कहेगा कि प्रेशर घटाने से रिएक्शन वहां होगी जहां प्रेशर ज्यादा हो। अच्छा, प्रेशर ज्यादा कहां होगा? जहां पर, याद करो, जहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैस का ज्यादा होगा। यानी प्रेशर घटाया तो डायरेक्शन बताओ, पहले बताओ, जल्दी बताओ, डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। तो यहां से समझे कि अगर हम ये कहें कि डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेगी कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन तो होगी। अब ऐसा जनरली, ध्यान सुनना, अपन जो बात आ रहे हैं ध्यान से, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है वो भी हो सकता है कि गड़बड़ हो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या इंप्लाई करेगा भाई? क्या इंप्लाइज करेगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, इसका मतलब PCl3 और Cl2 तो बढ़ जाएगा और PCl5 घट जाएगा। क्या फॉरवर्ड का मतलब यही होता है? देख लो, बुकों में भी यही लिखा है, बी केयरफुल। PCl5 घटेगा, PCl3 और Cl2 बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड। ठीक है, तो आंसर ए, बी, इन पे अभी बात करते हैं। अच्छा, अल्फा पे बात करें, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो अल्फा क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अल्फा तो बढ़ेगा, तो ये तो पक्का, ये तो बेकार है, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है तो अल्फा बढ़ेगा। अब इनमें सही है या गलत है ये समझते हैं। देखो, एक बात समझो, जनरली लोगों को इस इक्विलिब्रियम में क्या लगता है कि कभी भी रिएक्शन का डायरेक्शन पता चल जाता है तो आंसर आ जाता है। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या पता चल गया? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। ऑब्वियस है, लगना भी चाहिए। लेकिन ऐसे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यार ये तो सही तो है, इसमें गलत क्या है? हमने तो यही पढ़ा था। बिल्कुल, तुमने तो वही पढ़ा था, बट थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो बड़ा ब्लंडर है, तो गड़बड़ है। पहले बताओ, अगर आपने PCl प्रेशर बढ़ाया घटाया, केसी चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको बताया गया केसी केवल और केवल, कई बार केवल टेम्परेचर पर चेंज होता है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हमने बोला कि रिएक्शन का डायरेक्शन हुआ फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो क्या PCl5 घटा, PCl3Cl2 बढ़ा? केसी वही रखना है, केसी वही रखना है। PCl3Cl2 आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, और PCl5 घटा दिया। अब सोच के देखो, अगर PCl3Cl2 आपने बढ़ा दिया, PCl5 घटा दिया, तो क्या ये रेशियो कभी केसी के बराबर आएगा? चेक कर लो, तुम्हारे सामने है भाई। केसी तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अगर PCl3 और Cl2 बढ़ गया और PCl5 घट गया तो उन दोनों का रेशियो क्या कभी केसी के बराबर आएगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है यार?
ये तो जो पढ़े थे तो क्या सब गड़बड़ है, ये कैसे हो गया? हम लोग तो यही पढ़े थे कि रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट घटेगा। जो पढ़े थे थोड़ा सा सही है। थोड़ा सही क्या है कि अगर अपन बात करें मोल्स के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल सही है। मोल्स ऑफ द रिएक्शन यानी मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ध्यान सुनिएगा एक स्टेटमेंट, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट का मोल घटेगा, प्रोडक्ट का मोल बढ़ेगा। रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है तो रिएक्टेंट का मोल बढ़ेगा, प्रोडक्ट का मोल घटेगा। किस पे? मोल्स पे, नॉट इन कंसंट्रेशन। अच्छा, हुआ कि कंसंट्रेशन में क्यों दिक्कत आई? दिक्कत क्यों आई समझो। आपने प्रेशर को क्या किया? घटाया। जब आपने प्रेशर को घटाया तो क्या अपने आप वॉल्यूम बढ़ गया? चेक करो, अगर आपने प्रेशर को घटाया तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, वॉल्यूम जब बढ़ा तो सबका कंसंट्रेशन जल्दी बताओ क्या हुआ? घट गया। जब वॉल्यूम बढ़ा तो सबका कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। अच्छा, सबका कंसंट्रेशन घट गया, वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घटेगा। होता क्या है एग्जैक्टली? जब हम प्रेशर क्या कहते हैं? घटाना है, तो प्रेशर घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? प्रेशर घटा दिए सडनली जब प्रेशर घटाते हैं तो सडनली क्या होता है? देन सुनना, जैसे अपने कहा कि भाई प्रेशर को घटाना है, तो प्रेशर घटाना है तो पिस्टन को क्या करना पड़ेगा? ऊपर खींचना पड़ेगा। जब पिस्टन को आप ऊपर खींचोगे तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन सबका घट गया। अब रिएक्शन का डायरेक्शन स्टार्ट होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड। पहले वो हो जाता है फिर रिएक्शन स्टार्ट होती है। यानी सबसे पहले क्या हुआ होगा कि इन तीनों का कंसंट्रेशन घट गया, फिर रिएक्शन का डायरेक्शन कहां हुआ? फॉरवर्ड। पहले समझ में आया? पहले कंसंट्रेशन घटा फिर रिएक्शन गई फॉरवर्ड। अच्छा, घटा ये गई फॉरवर्ड तो ये तो और घट गया। एक तो घट ही गया था कंसंट्रेशन बिगिनिंग में और ये फॉरवर्ड भी गई तो PCl5 तो और घट गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब आया PCl3। अगर PCl3 की बात करें तो देखो, इनका पहले कंसंट्रेशन क्या हो गया था? घट गया था ना। अब ये रिएक्शन कहां जा रही? फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड जा रही है तो दो चीजें कि यार जितना घटा था उतना फिर मिल जाए तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पहले था उससे ज्यादा हो जाए। तो देखो, अगर ज्यादा हो गया, ये कम हो गया तो कभी केसी नहीं आएगा। अगर मान लो कि PCl3 Cl2 जितना घटा था उतना फिर मिल गया, यानी ये तो पहले वाले हैं और ये घट गया, तब भी केसी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब एक ही केस बच रहा है, क्या? कि इन दोनों का भी घटे और इसका भी घटे, तभी केसी के बराबर आ सकता है। यानी इसको क्या बोलते हैं? एक होता है 100% कंपनसेशन, एक होता है पार्शियल कंपनसेशन। पार्शियल कंपनसेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो पहले कंसंट्रेशन था 8, अपन ने वॉल्यूम को क्या किया? बढ़ाया, कंसंट्रेशन हो गया 6 हो गया। अब रिएक्शन गई फॉरवर्ड गई तो क्या PCl3 और Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कंपनसेट हो रहा है, लेकिन जितना घटता है उतना बढ़ता नहीं है। इसका मतलब इसको बोलते हैं इसमें क्या हुआ है? पार्शियल कंपनसेशन। इसमें क्या हुआ है? पार्शियल कंपनसेशन। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में गैस है, दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो आप कुछ भी करोगे ना तो पार्शियल कंपनसेशन ही होगा। यानी आंसर जो है ये PCl3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। यानी PCl3, देखो PCl3 का कंसंट्रेशन घटेगा, PCl5 का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा, Cl2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। देखो सबका घटेगा। अभी ये क्या मतलब है? सिंपल, ध्यान रखना, दिमाग लगाना। जो पहले हो गया, लाइक आपने क्या किया? प्रेशर को घटाया, वॉल्यूम बढ़ गया, कंसंट्रेशन का घट गया, सबका घटा ना पहले, बस फाइनल सबका घटा हुआ नजर आएगा। श्योर, सबका घटा हुआ नजर आएगा। देख लो, क्या कहानी क्लियर है? देख लो। तो ये है प्रेशर का इफेक्ट। अच्छा, इसको अगर अपन ग्राफ से बात करें, इसका ग्राफ आपको समझा दें, क्योंकि कभी कभी ग्राफ से पूछ लेता है। तो PCl5 gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसमें जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दिया है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बात जरा समझो। मान लीजिए T = 0 पर
ये A है, ये B है और ये 0 है। T इक्वल टू 0 पर जब इक्विलिब्रियम आया तो देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता क्योंकि RF इक्वल टू RB हो जाता है। तो यहां से ये है PCl5 का कंसंट्रेशन लगातार घट गया और फिर कांस्टेंट हो गया, और PCl3 पहले से था और फॉरवर्ड गई तो ये बढ़ा होगा, ये बढ़ के ये PCl3 हो गया और यहां पे Cl2 का कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपको गिवन है, मान लो ये इक्विलिब्रियम पे ऐसे था, क्लियर। अब कह रहा है इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, वही क्वेश्चन कर लेते हैं, देन द न्यू ग्राफ at new equilibrium is, then the new graph at new equilibrium is। अब बात जरा समझिएगा, अगर ग्राफ की बात करें, नया ग्राफ की भाई बात करें कि नया ग्राफ क्या होगा, सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब ध्यान सुनिएगा, ये पहले वाला इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए यहाँ T1 टाइम पे इक्विलिब्रियम आया था तो ये T1 टाइम है। पुराने इक्विलिब्रियम को तो वो अपन क्या करते हैं, डॉटेड से लिख देते हैं, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये PCl5 है, ये PCl3 है, ये Cl2 है। ओके, ध्यान समझना। अब अपन ने क्या किया, प्रेशर को क्या किया है, प्रेशर को क्या किया, घटाया। प्रेशर को घटाया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो सबका कंसंट्रेशन घटा, सबका कंसंट्रेशन घटा, सबका कंसंट्रेशन घटा है। तो यहां से ध्यान रखना, यहां से सबका कंसंट्रेशन घटेगा इक्विलिब्रियम से, और जब कंसंट्रेशन घटा तो ध्यान दो, यहां से मान लीजिए ये कंसंट्रेशन घट के यहां आ गया, इसी लाइन में जाएगा, ध्यान रखना, ये गया, इससे अपन ने कहा यार ये गया, क्लियर। और PCl5 क्या हुआ, घट के ये गया, यहां तक समझ में आया। अब मान लीजिए कि ये जो है जब दोबारा इक्विलिब्रियम आया वो T2 टाइम है, क्या है वो, T2 टाइम पे इक्विलिब्रियम दोबारा आएगा। अच्छा, T2 टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा, इसका मतलब T2 के बाद कांस्टेंट हो जाना है। तो क्या हुआ, रिएक्शन कहां गई थी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड गई थी, यानी PCl5 और घटा था। तो PCl5 एक तो घट के यहां आ गया था और घट के यहां आ जाएगा मान लो, और ये कांस्टेंट हो गया, समझ में आया। PCl3 क्या हुआ, बढ़ा, तो PCl3 बढ़ेगा, लेकिन आपको बताया था जितना था उसके नीचे ही रहेगा, यानी ये बढ़ेगा, ये है PCl5, ध्यान रखना। तो ये PCl5 बढ़ के ये बढ़ा और यहां से ये कांस्टेंट हो गया। ये देखो, ये पहले वाला था, ये बाद वाला है, तो बाद वाला पहले वाले से कम है। सेम जो है ये देखो, ये इसका नया इक्विलिब्रियम का ग्राफ आएगा। ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा ही नहीं गया ग्राफ पे क्वेश्चन ये, और ग्राफ जनरली लोग इस तरह बनाते ही नहीं है, जबकि करेक्ट ग्राफ ये जो भी चेंज होगा इक्विलिब्रियम पे होगा, फिर उसके बाद रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है? तो ये जो है प्रेशर का इफेक्ट आया। थर्ड जो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इसको पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि इफ T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, यानी जो वॉल्यूम का इफेक्ट है उसे प्रेशर से रिलेट कर दो, वॉल्यूम घटा प्रेशर बढ़ा, प्रेशर का इफेक्ट अपने को पता है, निकल आएगा। फोर्थ जो आएगा वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सपोज N2 गैस 3s2 गैस
गिव्स 2 अमोनिया गैस, ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है, सिंपल एक लाइन का है, एक लाइन बोला इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे पूरा सिस्टम है और इसमें आपने N2 निकाल लिया, अपन इसमें क्या किया, N2 निकाल लिया, जैसे ही आप इससे N2 निकालोगे, क्या N2 इक्विलिब्रियम वाले से कम हो गया, तो चाहेगा मेरा इक्विलिब्रियम आए, तो उसके लिए डायरेक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। अगर अमोनिया ऐड कर दिए तो इक्विलिब्रियम में बढ़ा दिए तो चाहेगा कम, फिर बैकवर्ड आ गया। यानी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। उल्टा सोच लो, मतलब आप जो आप कम करोगे तो चाहेगा मेरा पुराना वाला मिल जाए, पुराना वाला मिल जाए, उसके लिए देख लो डायरेक्शन क्या होनी है, आ जाएगा आंसर। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है? तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में कुछ नहीं है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा, इसमें दो पार्ट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करना और एक कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ऐड करें, कांस्टेंट वॉल्यूम में सपोज PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे N1 N2 N3 वॉल्यूम V, तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो Kc का वैल्यू आएगा वो आएगा N2 N3 बाई N1 V, ये Kc का वैल्यू आया। अब आपने क्या किया कि इनर्ट गैस मिलाया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही नहीं। तो अगर हम ये कहें कि इफ N4 मोल्स of inert gas are added, then देखो अगर N4 मोल्स ऑफ इनर्ट गैस आपने ऐड किया तो आपने वो क्या देखना है, कभी भी आपको लगे ना कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो QC निकाल लो। QC अगर Kc से अलग आया तो डिस्टर्ब हुआ, और अगर QC Kc के बराबर है तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो देखो जब इनर्ट गैस मिला है तो QC निकाले। QC इनर्ट गैस का मतलब रिएक्शन तो हो नहीं रही, तो इनमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। तो N2 N3 बाई N1 ये तो वही रहेगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये भी वही रहा। देखो तो क्या इस केस में Kc का वैल्यू QC के बराबर आ गया? अगर Kc का वैल्यू QC के बराबर आ गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। यानी इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्ट गैस व्हेन इट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेक करो, क्या भाई समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्ट गैस व्हेन इट इज एडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाने से इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नोट कर लो। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें कि यार कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर में PCl3 गैस Cl2 गैस, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या हुआ, देखो इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें तो N1 बाई V, N2 बाई V, N3 बाई V। तो यहाँ से जो Kc का वैल्यू आएगा वो आएगा N2 N3 बाई N1 V। क्लियर? इफ N4 मोल्स ऑफ इनर्ट गैस आर एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, सोचो कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इनर्ट गैस ऐड की
तो देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट था ही, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था। सो अगर अपन ये कहें कि T का वैल्यू कांस्टेंट है, P का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो क्या V प्रोपोर्शनल टू N हो गया? PV इक्वल टू एनआरटी में V प्रोपोर्शनल टू N। अच्छा इनर्ट गैस तो आप मिला रहे हो, यानी N तो बढ़ा रहे हो, तो V भी बढ़ेगा। चेक करो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो हम क्या बताए थे, क्या निकालेंगे? QC। QC निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया है, ये लो। तो क्या QC का वैल्यू, वॉल्यूम बढ़ गया तो QC का वैल्यू क्या कम हो गया KC से? अगर QC का वैल्यू KC से कम हो गया तो रिएक्शन कहां चली गई? फॉरवर्ड। ये देखो, यानी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस ज्यादा होगा। और ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन में मोल्स पूछा हो तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, बट कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्शन से डिसाइड नहीं करोगे। कंसंट्रेशन डिसाइड करो किससे? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है। क्या भाई बात क्लियर? प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे।